में अब विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। यहाँ के झुंझुनू में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया जो कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। बदमाशों ने गाड़ी को रोका और न सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ की बल्कि गाड़ी में सवार शख्स से मारपीट भी की। पिछले दिनों सीकर में गैंगवार के बाद झुंझुनू में इस तरह की गुंडागर्दी गहलोत सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये वीडियो राजस्थान में बेखौफ बदमाशों के आतंक की गवाही दे रहा है। बदमाशों को ना पुलिस का खौफ ना कानून का डर। सरेआम बदमाश फिल्मी अंदाज में गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर देते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वीडियो झुंझुनू के उदयपुर वाटी का है, जहां गोलियाड़ा गांव में बदमाशों ने गाड़ी पर जमकर पथराव किया और लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। गाड़ी में सवार एक युवक ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक विकास नाम का शख्स सीकर जा रहा था, तभी उसे रंजिश रखने वाले जितेंद्र और उसके साथी मिल गए। जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी गाड़ी विकास की गाड़ी के आगे लगा दी। इसके बाद बदमाशों ने विकास की गाड़ी पर धावा बोल दिया। गाड़ी तोड़ने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने उदयपुर वाटी थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। पंजाब के फतेहगढ़ में ट्रक से सेब की पेटियां लूटना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। लूट के वीडियो से पहचान कर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल सेब से भरा एक ट्रक जो है वो जम्मू से बिहार जा रहा था, लेकिन फतेहगढ़ के पास अचानक से ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। लोगों की भीड़ लगी है। कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ लोग पेटियां उठाकर जा रहे हैं। ये वीडियो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का है, जहां सेब की पेटियों से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ और आसपास के लोग सेब की करीब 1200 पेटियां लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से सेब से भरा ट्रक बिहार जा रहा था। इसी दौरान राजेंद्रगढ़ के नजदीक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद राहगीरों और नजदीकी गांव वालों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने की बजाय सेब की पेटियों को लूट लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग सेब की पेटियां लेकर भाग रहे हैं। जिसके हाथ जितनी पेटियां आ रही हैं, वो उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। लोग जब सेब की पेटियां लूट रहे थे, तभी वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। वायरल वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब तक को जल्द पकड़ने का दावा भी किया है। खबर ईरान से। ईरान में हिजाब के खिलाफ मोरल पुलिसिंग रोकने की खबर जब झूठी निकली तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजधानी तेहरान में तो कई जगह प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जी हां, हिजाब के खिलाफ पिछले 4 महीनों से ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जो दिन ब दिन हिंसक होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि तेहरान पर मोरल पुलिस नहीं होगी, जो कोरी झूठ साबित हुई। ईरान में आक्रोश की आग जारी है। हिजाब के खिलाफ लोगों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी कितने खफा हैं, इसका अंदाजा सड़कों पर भड़की इस आग से लगाया जा सकता है। सरकार के रवैये से नाराज लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तेहरान समेत देश के कई शहरों में इसी तरह आगजनी की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। कई जगह तो बीच सड़क पर आगजनी कर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। हिंसक प्रदर्शन के इस दौर के बीच अमेरिकी मीडिया ने ईरान पर झूठ बोलने और बाइडेन प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीते दिनों ईरान में मोरल पुलिसिंग पर पाबंदी लगाए जाने की खबर सामने आई थी, मगर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर एक कार अचानक से बेकाबू होकर नहर में जा गई। जी हां, कार के अचानक से बेकाबू होने की वजह से वजह क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कुबीर सिंह अपने परिवार के साथ ससुराल जा रहे थे, लेकिन अंबाला की नगल इलाके में यह हादसा पेश आया।
कार की हालत देखकर दर्दनाक हादसे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कार इस्माइलपुर के पास नरवाना ब्रांच नहर में गिरी थी। हादसे में पति, पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई। कार जब नहर से निकाली गई थी तो चारों की डेड बॉडी कार के अंदर ही थी। हादसा हरियाणा के अंबाला में रविवार सुबह 11 बजे हुआ था। सोमवार देर शाम अंबाला की नगल थाना पुलिस को इसकी जानकारी मिली और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला जा सका। कार में पति, पत्नी और बच्चों के शव बरामद हुए, जिनकी पहचान कुलबीर, उनकी पत्नी कमलजीत, बेटी जश्नप्रीत और बेटे खुशदीप के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि कुलबीर अपने परिवार के साथ पंजाब में अपने ससुराल कबूलपुर जा रहे थे। इससे पहले वो गुरुद्वारा जंड मंगोली भी गए थे। यहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं। सोमवार को एक युवक ने पुलिस को जानकारी दी कि नरवाना ब्रांच में एक गाड़ी गिरी है। फिलहाल पुलिस हादसे की वजह की जाँच में जुटी हुई है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर रिश्वतखोरी के एक मामले में इलाके के विधायक ने फैसला ऑन द स्पॉट करवा दिया। दरअसल दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। मौके पर पहुंचे विधायक ने पंचायत लगवाई और शिकायतकर्ता से गंगा जल उठाकर कसम भी खिलवाई। इसके बाद देखिए, पटवारी ने विधायक के आदेश पर रिश्वत के पैसे वापस कर दिए। देखिए अजब एमपी की ये गजब खबर। के ध्यान से क्यों तुम्हारा कौन है भैया? मनोज। मनोज पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। मनोज आदिवासी। मनोज आदिवासी से 2,500 रुपये लाए थे तुमने? मनोज आदिवासी। हाँ। फोन पर ही सवाल जवाब कर ऑन स्पॉट इंसाफ करने का ये अनोखा अंदाज मध्य प्रदेश की पथरिया विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक रामभाई सिंह का है। विधायक ने चौपाल में सबके सामने सरपंच पति को लताड़ लगाई और गांव वालों से ली गई घूस की रकम वापस भी दिलवाई। मामला दमोह जिले में विधायक रामभाई के विधानसभा क्षेत्र पथरिया के घोघरा कला गांव का है। कुछ लोगों ने विधायक से शिकायत की कि सरपंच पति खुमान सिंह ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के बदले हजारों रुपए ले लिए, जिसके बाद विधायक खुद गाँव पहुँची और चौपाल लगाई। विधायक के सामने शख्स ने अपने सिर पर पानी से भरा लोटा रखा, 8,000 रुपए घूस देने की बात स्वीकार की। विधायक रामभाई ने चौपाल में घूस देने वाले लोगों के नाम पूछे और एक लिस्ट तैयार करवाई। रामभाई ने जो लिस्ट बनवाई उसके मुताबिक सरपंच पति ने 15 लोगों से कुल 91,500 रुपए रिश्वत ली थी। विधायक ने बारी बारी से सबके रुपए वापस दिलवाए। विधायक के इस इंसाफ की अब खूब चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 90 दिन पूरे हो चुके हैं और राहुल गांधी के साथ तमाम जो यात्री हैं रोजाना करीब 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा देखिए अब राजस्थान में, और इस दौरान ये यात्रा केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का सफर अब तक तय कर चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि ये यात्रा 90 दिन अब पूरे कर चुकी है। 90 दिन में यात्रा के कई अलग अलग रंग देखने को मिले। तमाम कांग्रेसी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। राजस्थान के झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश और कन्हैया कुमार से टाइम्स ऑन भारत संवाददाता रंजीता झा ने बातचीत की। सुनिए। 90 दिन हो गए हैं और अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। जयराम रमेश कम्युनिकेशन विभाग के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ है। जयराम जी, एक दो सवाल आपके साथ भी कर ले। 90 दिन का सफर और लगभग पूरे सफर में आप मीडिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लीडर्स यहाँ आ रहे हैं। राजस्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? एक तो राजस्थान की सड़कें पर चलना आसान है। मध्य प्रदेश में खतरनाक था। 17 साल बीजेपी की सरकार रही और वहाँ खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अगर मालवा जैसे जिलों में खतरा था सुबह और शाम को। महाराष्ट्र की सड़कें में भी मैं समझता हूँ कुछ जिले में काफ़ी परेशानी हुई, पर राजस्थान में कल सड़क पर चलने के लिए कोई परेशानी नहीं थी, आज भी नहीं। कल हमने 24 किलोमीटर हम चले और आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले हैं और आज भी हम करीब 24 या 25 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस संगठन सक्रिय है, एकता, अनुशासन, एकजुटता है। भारत यात्री बिहार से हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया से भी बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो 90 दिन का सफर था कन्हैया, किस तरह गुजरा और क्या लग रहा है 90 दिन के बाद? क्या कुछ जो बदलाव जो भारत जोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें क्या आगे बढ़ पाए हैं आप लोग?
सबसे पहले तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हम लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि 90 दिन कैसा गुजरा, तो इस यात्रा की सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोग अलग अलग हिस्सों में गए और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो है दिवस आते गए, जैसे इंदिरा जी का दिन आया, नेहरू जी का दिन आया, डॉक्टर बाबा साहब का दिन आया, गांधी जी का दिन आया, कई दिन जो है, भगत सिंह का दिन आया, शास्त्री जी का दिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का दिन आया, आपको जो है सरदार पटेल जी का दिन आया। तो ये जो यात्रा है वो लगातार और अनवरत चल रही है और इस दौरान हम लोग हर चीज़ को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये स्पष्ट बात है कि देश के लोगों से बनता है, तो देश के लोगों के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो सरकार को क्या कहना चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब को समेटने का प्रयास किया। और कई तरह की चुनौतियां रहीं, कई तरह का जो है उतार चढ़ाव रहा। जैसे ये पहला राज्य है जहां हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार थी, बाकी सब जगह हम ऐसे राज्य में रहे जहां हमारी सरकार नहीं है। तो चाहे जो भी प्रशासनिक कठिनाई रही हो, आपको पता ही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है वो बहुत स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र में भी ये होता है, लेकिन ये सब चीज़ें छोटी पड़ गई लोगों के समर्थन के सामने, लोगों के पार्टिसिपेशन के सामने। राजस्थान के झालावाड़ में एक गरीब परिवार के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आते ही 15 साल का इंतजार खत्म हो गया। ये परिवार पिछले 15 सालों से गांव में बिजली के कनेक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा इस इलाके से गुजरी, आनन फानन में इस गरीब के घर को भी रोशन कर दिया गया। घर में जलती लाइट की ये तस्वीरें झालावाड़ के माधोपुर गांव की हैं। इस घर में पिछले 15 साल से बिजली नहीं थी। परिवार 5 साल से विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा था। फाइल कहां दबी थी पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और सीएम गहलोत गांव पहुंचे और बुजुर्ग चंदीबाई के परिवार की जिंदगी में रोशनी आ गई। लाइट लग गई? लाइट लग गई। कितना साल से परेशान था आप? लाइट 15 साल हो गया। अरे अब वहाँ का आते काम हो गया अपना। तो राहुल गांधी का घर आना गरीब परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बुजुर्ग चंदीबाई तो उन्हें पहचानती भी नहीं थी। राहुल के आने के बाद बड़ा करिश्मा ये हुआ कि विभाग नींद से जाग गया और आनन फानन में घर रोशनी से जगमग हो गया। 15 साल बाद घर में बिजली आने से परिवार खुश तो है, लेकिन सवाल यह है कि गरीब परिवार को इतने दिन अंधेरे में क्यों रखा गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? कोलंबिया के रिसराल्डा में लैंडस्लाइड की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोलंबिया में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। अचानक से हुए इस लैंडस्लाइड की चपेट में एक बस आ गई जिसमें कई लोग सवार थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीम फिलहाल मलबे में जिंदगियों की तलाश कर रही है। पहाड़ पर राहत बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू में जुटे लोग तेजी से मिट्टी हटा रहे हैं। कुछ देर बाद ही रेस्क्यू टीम के सदस्य घायलों को पकड़कर तेजी से भागते हैं और एम्बुलेंस तक ले जाते हैं। जेसीबी की मदद से भी राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। तस्वीरें कोलंबिया के रिसराल्डा प्रांत की हैं, जहां बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी खिसकने से एक बस और कई गाड़ियां मलबे में दब गई। भयानक भूस्खलन में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में दबी बस कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर कैली और कोंडोटो नगर पालिका के बीच रास्ते में थी। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। हादसे में बचे एक शख्स ने बताया कि ड्राइवर ने बस को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था कि उसने बस को अपनी चपेट में ले लिया। कोलंबिया सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। साथ ही घायलों का इलाज कराने की भी बात कही है। शिमला में हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट कैंपस में एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच हुई। कुछ छात्र को हाथ में लोहे की रॉड लेकर वो पहुंचे थे और सामने वाले गुट पर वो हमला कर रहे थे। मौके पर छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी थी, लेकिन कुछ छात्र उनसे भी भिड़ गए। सड़क पर मारपीट हो रही है। लड़ाई इतनी खतरनाक है कि हर कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। आसपास कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं।
मगर आपस में लड़ रहे लोगों को किसी बात की परवाह नहीं है। वीडियो शिमला का है, जहां हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एबीवीपी एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस हिंसक झड़प में 4 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मारपीट और हंगामे के बाद तनाव बरकरार है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र पुलिस से ही उलझ गए। देखिए कैसे हाथ में लोहे की रॉड लेकर एक छात्र पुलिसकर्मी को ही धक्का देता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक समरहिल चौक पर एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई। इसके बाद आर्ट्स ब्लॉक के बाहर कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ कार्यकर्ता कैंपस में लोहे की रॉड और डंडे लेकर भी पहुंच गए। इधर नागपुर में एक महिला पर एसिड अटैक का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। जिस समय महिला पर एसिड फेंका गया, वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर जा रही थी। एसिड अटैक करने वाले स्कूटी पर बुर्का पहनकर पहुंचे थे। इस पूरे हमले में महिला के साथ साथ बच्चा भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेज रफ्तार स्कूटी पर नकाब पहने 2 लोग जा रहे हैं। सड़क पर चंद लोग नजर आते हैं। कुछ ही दूरी पर एक महिला अपनी गोद में बच्चा लेकर इधर उधर टहल रही है। तभी महिला के पास स्कूटी रुकती है और बुर्का पहना शख्स महिला पर एसिड फेंक देता है। इसके बाद महिला अपने बच्चे को लेकर तेजी के साथ दूसरी तरफ भागती है और स्कूटी सवार लोग भी मौके से फरार हो जाते हैं। ये वीडियो नागपुर का है, जहां महिला और उसके बच्चे पर तेजाब से हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ जा रही थी, तभी नकाबपोश बाइक सवारों ने तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में महिला का हाथ झुलस गया, वहीं उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों का इलाज नागपुर के ही एक अस्पताल में हो रहा है। यह हमला आखिर क्यों किया गया, ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। ग्रीस के शहर थेसालोनिकी में एक 16 साल के लड़के की मौत के बाद हिंसा अचानक से भड़क उठी। आरोप है कि पुलिस ने एक 16 साल के लड़के को गैस का बिल न भरने पर गोली मार दी। ये खबर जैसे ही शहर में फैली, नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के साथ में जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें ग्रीस के थेसालोनिकी शहर की हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों को सड़क पर ही पलट दिया। थेसालोनिकी में हिंसक प्रदर्शन का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी। लोगों का यह गुस्सा 16 साल के एक लड़के को गोली मारने के बाद भड़का। आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग को गोली मारी और उसे घायल हालत में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि थेसालोनिकी में 16 साल का लड़का कथित तौर पर एक गैस स्टेशन से अपने ट्रक में गैस भराकर बिना बिल चुकाए चला गया। गैस स्टेशन के कर्मचारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल से लड़के के ट्रक का पीछा किया। पुलिस ने बताया कि ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के आदेश को लड़के ने अनसुना कर दिया। इतने में पुलिस अधिकारी ने लड़के को पीछे से सिर पर गोली मार दी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ही रोमा समुदाय आक्रोशित हो गया और शहर में जमकर हंगामा किया। खबर इटली के सिसिली द्वीप से है। ज्वालामुखी विस्फोट ने लोगों की चिंताएं वहां बढ़ा दी। सिसिली द्वीप से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें ज्वालामुखी से धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समुद्र में जा रहा है, जिसकी वजह से बंदरगाह के लिए भी खतरा बढ़ गया है। पिछले दिनों अमेरिका के हवाई में भी इसी तरह से मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। अब यहाँ से तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट देखिए। धुएं का गुबार आसमान छूने को बेताब है। तस्वीरें इटली में स्ट्रोम्बोली के सिसिली द्वीप की हैं, जहां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ ही एओलियन द्वीप समूह के समुद्र में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसमें स्ट्रोम्बोली भी शामिल है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से ही तटरक्षक बल समुद्र में लावा और राख के प्रवाह की निगरानी कर रहे हैं, ताकि द्वीप पर बंदरगाह सुरक्षित और खुले रहें। एहतियात के तौर पर स्थानीय अधिकारियों ने अगले आदेश तक द्वीप पर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। ज्वालामुखी विस्फोट का एक और दिल दहलाने वाला वीडियो देखिए, जो अमेरिका के हवाई द्वीप का है। मौना लोआ ज्वालामुखी से निकल रहा लावा धीरे धीरे बह रहा है और एक मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ये लावा सड़क तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद सड़क पूरी तरह बंद हो सकती है।
हवाई द्वीप पर धधकता ज्वालामुखी पूरे इलाके को डरा रहा है। रूस ने यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रहे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए रूस अपने घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन खुद क्रीमिया ब्रिज पर कार ड्राइव करके पहुंचे। ये वही क्रीमिया ब्रिज है जिसके एक हिस्से को यूक्रेन ने विस्फोटक से भरे ट्रक से उड़ा दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर घातक हमला बोला। रूसी सेना ने आत्मघाती ड्रोन कामिकाज़े के जरिए यूक्रेन के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। रूस ने दावा किया कि ड्रोन अटैक से एक एक कर यूक्रेन के कई स्टेशन तबाह किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया। जंग के बीच ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। इसलिए पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज का दौरा किया। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर खुद ही कार ड्राइव की। पुतिन के इस कदम को सैनिकों में जोश भरने वाला बताया जा रहा है। ये वही पुल है जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। इस पुल को यूक्रेन ने बमबारी के जरिए 8 अक्टूबर को तबाह कर दिया था। रूस लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहा है तो यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बैटलफील्ड में यूक्रेन ने रूस की क्रूज मिसाइल को मार गिराया। टारगेट हिट करने से पहले ही यूक्रेन ने जर्मन जेपर्ड के सहारे रूसी मिसाइल को हवा में ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी में धमाका कर उसे नाकाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर आतंकियों ने इसे सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने के लिए प्लान किया था। लेकिन देखिए, सुरक्षा बलों की अलर्ट रोड ओपनिंग पार्टी ने इस आईडी को वहां ढूंढ निकाला और लगातार मारे जा रहे आतंकियों ने कुछ समय से लगातार इस तरह के हमले के लिए आईडी लगाने की ये नई रणनीति अपनाई है, जिससे एक तरह से कहा जाए कि उसे भी नाकाम कर दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये धमाका आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने वाला है। यह धमाका आतंक की बड़ी साजिश नाकाम करने वाला है। यह धमाका आतंक के आकाओं के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा में तैनात जवान इतने अलर्ट थे कि आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे पाए। सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह शोपिया के सिरमल में आईडी बरामद की। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई। जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और आईडी को डिफ्यूज किया। फिलहाल स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल इसकी जांच में जुटे हैं कि आईडी कहां से आई थी और कौन लाया था। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों की हर साजिश को पूरी तरह नाकाम किया जा सके। और 4 के फायर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रोहतक से खबर, जहां सनसिटी हाइट्स में एक लिफ्ट टूट गई है। काफी देर तक लिफ्ट में 14 लोग इस दौरान फंसे रहे। बताया जा रहा है कि दीवार तोड़कर जैसे तैसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीर आपके सामने रोहतक की 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। सनसिटी हाइट प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से दहशत में होंगे। 14 लोग एक लिफ्ट में फंसे रहे और ये तो गनीमत रही कि लिफ्ट जहां पर आकर फंसी थी वहां से दीवार तोड़ने के बाद निकालने का ये रास्ता बन पाया। अगर ये लिफ्ट और ऊपरी मंजिल पर फंसी होती तो शायद इन लोगों को निकालना भी मुश्किल होता, लेकिन ये दीवार तोड़कर इन लोगों को जिस तरीके से यहाँ निकाला गया है उसके बाद बड़ी राहत की सांस लोगों ने वहां पर ली है। लेकिन लापरवाही का आरोप जरूर प्रबंधन पर लगा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप। साकेत गोखले को अहमदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लाया गया। नवभारत सवालों से बचते नजर आए साकेत। टीएमसी प्रवक्ता की गिरफ्तारी पर सांसद डेरेक ओब्रायन का ट्वीट लिखा, मामले में विपक्ष चुप नहीं रह सकता।
साकेत की गिरफ्तारी पर सुष्मिता देव का बयान, कहा तानाशाही सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, लड़ाई को जारी रखेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों पर आरोप तय। 16 दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल। आशीष पर लगी है धारा 302 और 307। जयपुर में पूर्व सूचना सहायक प्रतिभा कमल के घर की रेड, 23 लाख कैश समेत भारी मात्रा में जेवरात बरामद। आईसीएमआर की वेबसाइट को एक दिन में 6000 बार हैक करने की साजिश की गई। इससे पहले हो चुका है एम्स और सफदरजंग पर साइबर अटैक। कल से शुरू हो रहा है संसद का विंटर सेशन। सत्र से पहले आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र में सरकार पेश कर सकती है 16 बिल। कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। खड़गे ने सत्र के दौरान चुनाव आयोग में नियुक्ति, ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की बात की। डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय एजेंसियों पर चर्चा की मांग उठाई है। पार्लियामेंट सेशन में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा चाहता है विपक्ष। अधीर रंजन चौधरी ने सर्वदलीय बैठक में मांग उठाई। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2023 के चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा। एसपी के विधायकों ने रामपुर में मतदान को लेकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में हंगामे को एमएलए ने फेसबुक लाइव पर दिखाया। स्पीकर ने आरोपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी ने दुनिया को कोविड प्रबंधन का मॉडल दिया, हमने राज्य को दंगा मुक्त किया। विधानसभा में सीएम योगी ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, कहा प्रदेश का परिवर्तन सबके सामने है। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारेबाजी करने वालों को फ्लाइंग किस दी। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे का मामला। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस दिया। 2 हफ्ते बाद सुनवाई। तुमकुर जीडीएस की भव्य पंचरत्न यात्रा। एचडी कुमारस्वामी पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए। बेलगावी में कर्नाटक रक्षण वेदिका संस्था का प्रदर्शन। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर विवाद से जुड़ा है मामला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल का बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाया जाए। पुणे में उद्धव गुट के लोगों ने कर्नाटक सरकार की बसों को काले रंग से रंगा। बेलगाम हिंसा को लेकर जताया गुस्सा। 17 दिसंबर को अपना दम दिखाएगी महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में मार्च। मथुरा एसएसपी ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का सुरक्षा का जायजा लिया। ड्रोन कैमरे के जरिए रखी जा रही इलाके में नजर। धारा 144 लागू है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स। हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। मथुरा में हिंदुवादी संगठन के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास पुलिस की कार्रवाई। मथुरा में शख्स ने की शाही ईदगाह में जबरन घुसने की कोशिश। पुलिस ने हिरासत में लिया। हाथ में सुंदरकांड। शाही ईदगाह में प्रवेश की कोशिश में था शख्स। पुलिस के रोके जाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अयोध्या में तेजी से चल रहा है मंदिर निर्माण कार्य। मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीर सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे लिए हमेशा काला दिन रहेगा 6 दिसंबर। दोस्त की छत से जंगल देखकर आफ्ताब को मिला था बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया। आफ्ताब ने पूछताछ में खुलासा किया। नव भारत की खबर का बड़ा असर। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों की किताबों का रिव्यू किया जाएगा। विवादित किताब लिखने वाले प्रोफेसर फरहत खान पर बोले नरोत्तम मिश्रा, संबंधित विभाग को प्रोफेसर की डिग्री वापस लेने के लिए कहेंगे। भोपाल कॉलेज में हुई घटना के जांच के आदेश। अधिकारियों ने 3 दिन के अंदर मांगी है रिपोर्ट। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। फिल्मी स्टाइल में गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाड़ी में सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तोड़फोड़ के बाद मौके से फरार हो गए बदमाश। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन पर आरोप तय हो गए हैं। ककरडुमा कोर्ट ने पथराव और एक दूसरे मामले में आरोप तय किए हैं। ताहिर हुसैन पर शहजाद पुनेवाला का ट्वीट लिखा, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य। आम आदमी पार्टी ने ताहिर का बचाव किया। एसडीपीआई दिल्ली के अध्यक्ष और पीएफआई नेता को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। 2 हफ्ते पर एसएचओ को रिपोर्ट करेंगे दोनों आरोपी। अकाली दल का भगवंत मान परिवार, कहा चुनाव में फायदा लेने के लिए बराड़ के हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। विक्रम मजीठिया का भगवंत मान पर हमला। ट्विटर पर मान और गोल्डी बराड़ का कार्टून शेयर करते हुए लिखा, ये बताओ झूठ क्यों बोला। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तानी ड्रोन ने गिराया हेरोइन का पैकेट। सेना की मुस्तैदी से वापस भागा ट्रक। फतेहगढ़ साहिब में सेब से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। स्थानीय लोगों ने लूट ली सेब की पेटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अम्बाला के इस्लामपुर में नहर में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हिंसा में 2 घायल, कैंपस में भारी पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के पालघर में 19 साल का युवक गिरफ्तार, 5 साल की बच्ची के रेप के आरोप में अरेस्ट किया गया। नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार किया, 17,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई इंजीनियर की। नागपुर में एसिड अटैक की घटना, एक महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे पर एसिड फेंकने का वीडियो सामने आया है। पीड़िता के पति की एक्स पर आरोप। केरल में इंजीनियरिंग के छात्र ने खुदकुशी कर ली है, ट्रेडिंग ऐप पर पैसा गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली। भागलपुर में हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले विजय कुमार सिन्हा, सरकार पर अपराध कम करने में असफल होने को लेकर किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईडी बरामद, बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक, धमकी के बाद एनआईए, रॉ और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कश्मीरी पंडितों की सूची लीक होने पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा ये सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए गंभीर नहीं है। पीएम मोदी राष्ट्र को सौंपेंगे 3 नए आयुष इंस्टीट्यूट, 11 दिसंबर को कार्यक्रम होगा, गोवा, गाजियाबाद और दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। गुजरात में लगातार 6वीं बार खिलेगा कमल, नवभारत ईटीजी एग्जिट पोल में बीजेपी को 135 से 145 सीटों का अनुमान। सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को भारी बढ़त, एग्जिट पोल में बीजेपी को 40 से 34 सीटें मिलने का अनुमान। सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस की सीटें आधी से कम, एग्जिट पोल में कांग्रेस को 11 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में टूटा सत्ता में वापसी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड, नवभारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 42 सीटें। हिमाचल प्रदेश में नवभारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 24 से 32 सीटें, इस बार के चुनाव में कांग्रेस को फायदा, लेकिन बहुमत से दूर। एमसीडी में 15 साल बाद हो सकता है बदलाव, नवभारत एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 140 से 156 सीटें मिलने की उम्मीद। एमसीडी में बीजेपी को 84 से 94 सीटें, तो कांग्रेस का दहाई का आंकड़ा छूना भी मुश्किल। मैनपुरी में ईवीएम को लेकर हुए हंगामे पर आधिकारिक बयान, कहा रिजर्व थे दोनों ईवीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई, कार में भेजा गया वापस। यूपी के उपचुनाव के एग्जिट पोल पर ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हम मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मजबूत हैं, परिणाम बीजेपी के पक्ष में होंगे। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप, एसपी प्रवक्ता अमीक जमाई बोले बीजेपी को सपोर्ट कर रहा चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी ने अपनी हार मान ली है। विश्वास सारंग ने नवभारत से कहा, गुजरात में रिकॉर्ड वोट से फिर बनाएंगे सरकार, मोदी की जनता के दिलों पर जो छाप है उसकी तुलना नहीं। गुजरात चुनाव पर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा पहली बार में एग्जिट पोल में 15 से 20% वोट शेयर मिल रहा है, ये बड़ी बात है। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं कि जनता ने आप पर फिर से भरोसा जताया। एग्जिट पोल्स पर सीएम नीतीश का बयान, कहा जनता मालिक है, वोटर तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। तो कुल मिलाकर अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, खासतौर से चुनावों को लेकर, गुजरात की बात हो या फिर हिमाचल की बात हो, ये जरूर कहा जा सकता है कि इन एग्जिट पोल में फिलहाल बीजेपी को बढ़त है, हालांकि दिल्ली में एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी को उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, पाकिस्तान की बात करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की बड़ी खबर आपको बताएं, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। पाकिस्तान के पीएम के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। पीओके के मुजफ्फराबाद में सड़कों पर लोग जो है वो उतर आए हैं और यहां जबरदस्त विरोध लोगों का देखने को मिला है। जमकर नारेबाजी की गई है और पुतला फूंका है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। ये नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी से ही यहां पर बगावत और नाराजगी के स्वर नजर आते हैं। न सिर्फ
नाराजगी के स्वर सुनाई देते हैं, बल्कि अब उसका एक्शन कैसे नजर आ रहा है देखिए। यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी की गई है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। और ये तस्वीरें देखिए जहां अगजनी की गई है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और शहबाज शरीफ का पुतला यहां दहन किया गया। इसके अलावा जमकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। और पाकिस्तान में पीएम के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि जिन वादों के साथ उन्होंने सत्ता हासिल की थी और कहा था कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात सुधरेंगे, विदेशी संबंध सुधरेंगे, ये कुछ भी ऐसा हुआ नहीं और अभी भी लोग भूख और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। लिहाजा लोगों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। ये पीटीआई का जो है हड़ताल की है, पर पीटीआई ने। और चलिए पाकिस्तान के बाद रशिया की बात कर ले। रूस के एंगल्स एयरबेस पर हमला करना यूक्रेन के लिए घातक साबित हो रहा है। इस हमले से बौखलाए रूसी सेना ने पुतिन पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। रूस की सेना एक तरफ मिसाइल से हमले कर रही है तो दूसरी तरफ उसके Tu-95 बम्बर्स आ रहे हैं, गोले उगल रहे हैं। पुतिन की सेना ने एक ही दिन में यूक्रेन के कई शहरों में 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। 5, 4, 3, 2, 1। रूस के एयरबेस पर हमला, पुतिन का खौफनाक बदला। यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, कीव पर कब्जे को पुतिन तैयार। बुडापेस्ट संधि की एनिवर्सरी, पुतिन ने मचा दी सनसनी। रूस के एंगल्स एयरबेस पर धमाका क्या हुआ कि धमाके ने पुतिन को एक बार फिर से गुस्से से भर दिया है। गुस्सा ऐसा कि 5 दिसंबर 1994 की शांति संधि के एनिवर्सरी पर ही पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। दरअसल रूस की बेहद सुरक्षित माने जाने वाले एंगल्स एयरबेस पर 5 दिसंबर की सुबह धमाका हुआ, जिसमें रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर्स तबाह हो गए और एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। जो Tu-95 बॉम्बर्स तबाह हुआ, उसी से रूस यूक्रेन पर बमबारी कर तबाही मचाता था। दावा किया गया है कि एयरबेस पर यह हमला यूक्रेन के ड्रोन विमानों ने किया। इस खबर ने रूस को एक बार फिर से आग बबूला कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से क्रीमिया ब्रिज के धमाके के बाद पुतिन बदले की आग में जलने लगे थे। क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट में जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला किया, ठीक उसी तरह एयरबेस अटैक पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। इस बार भी रूसी आर्मी ने यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस बार भी निशाना पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे ही रहे, जिससे यूक्रेन सर्दियों में पानी और बिजली के लिए तड़प जाए। पुतिन ने मिसाइल अटैक का वक्त 5 दिसंबर भी ऐसा चुना जिसने इतिहास के पन्नों को भी जलाकर खाक कर दिया। 5 दिसंबर 1994 को इसी दिन यूक्रेन का रूस और पश्चिमी देशों के साथ बुडापेस्ट संधि हुआ था। क्या है बुडापेस्ट संधि, वो भी जान लीजिए। 5 दिसंबर 1994 को यूक्रेन ने बुडापेस्ट संधि पर साइन किए। ये संधि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ हुई थी, जिसमें यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले परमाणु हथियार छोड़ने का फैसला किया था। 6 सूत्रीय मेमोरेंडम में लिखा गया कि रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर आने वाले खतरे या उस पर होने वाले बल प्रयोग से बचाने की जिम्मेदारी लेंगे। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका किसी भी हथियार का इस्तेमाल कभी भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं करेंगे। 5 दिसंबर 1994 से पहले यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी परमाणु शक्ति थी। 5 दिसंबर को ही रूस ने यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें दागी कि अब संधि का रूस के लिए कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं यूक्रेन अगर ये संधि नहीं करता तो उसके पास दुनिया के बेहद खतरनाक परमाणु बम होते, जिससे रूस भी खौफ खाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
हरिद्वार में एक पिटबुल कुत्ते ने घर के अंदर घुसकर एक बच्चे पर हमला कर दिया। जिस समय यह हमला हुआ, बच्चा अपने घर के सामने ही खेल रहा था। पिटबुल के हमले का ये वीडियो घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पिटबुल पालने पर बैन है, लिहाजा अब पुलिस कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते के हमले में एक 9 साल के नौनिहाल की जान पर बनाई। गली में दौड़ लगा रहे पिटबुल ने घर में घुसकर बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्चे का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। शहर के मिश्रा गार्डन इलाके में गली में खेल रहे बच्चे तेजी से दौड़कर आते कुत्ते को देखकर घर में घुस गए, लेकिन पिटबुल भी बच्चों पर हमला करने के लिए घर के अंदर घुस गया। जब तक बच्चों की मां कुत्ते को बाहर भगाती, तब तक कुत्ता बच्चे को जख्मी कर चुका था। बच्चे पर कुत्ते के हमले के बाद परिजनों ने पिटबुल के मालिक शिवम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कनखल थाने में तहरीर दी गई है। वहीं सीओ का कहना है कि पिटबुल पालना बैन है और कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। तहरीर दी गई है और उस तहरीर के आधार पर थाना कनखल पे शिवम के खिलाफ जो है धारा 289 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुत्ते के हमले में बच्चे का हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ है। कुत्ते के घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में अब कोई फिल्मी गानों पर रील या फिर डांस का वीडियो नहीं बना पाएगा। लगातार आ रही शिकायतों के बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन ने मंदिर में मोबाइल फोन लाने पर बैन लगा दिया है। 20 दिसंबर से लागू होने वाला ये नियम आम और खास सभी पर लागू होगा। वीआईपी की तस्वीरें खींचने के लिए एक फोटोग्राफर साथ ले जाने की सुविधा जरूर दी गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में यूट्यूब वीडियो और फिल्मी गानों पर डांस के वीडियो वायरल होने के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने मोबाइल बैन का फैसला लिया है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में 20 दिसंबर से मंदिर में मोबाइल पर बैन लगाने का फैसला किया गया। मोबाइल बैन का फैसला आम और खास सभी लोगों पर लागू होगा, यानी 20 दिसंबर के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ मोबाइल लेकर मंदिर में महाकाल के दर्शन करने नहीं जा सकेगा। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि वीआईपी की तस्वीरें खींचने के लिए साथ में एक फोटोग्राफर ले जाने की सुविधा होगी, लेकिन मोबाइल फोन मंदिर में नहीं ले जा सकेगा। वीआईपी की तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर की व्यवस्था भी मंदिर प्रबंधन ही करेगा। कलेक्टर ने ऐलान कर दिया है कि जो भी व्यक्ति 20 दिसंबर के बाद महाकाल मंदिर में मोबाइल के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर दुकानदारों से लाखों की वसूली किया करते थे। फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर दोनों आरोपी मिठाई की दुकानों और किराना स्टोर्स में छापा मारते थे और गड़बड़ी के नाम पर लाखों रुपए वसूला करते थे। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स शातिर जालसाज हैं। सरे बाजार ठगी की इनकी करतूत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर आरोपियों ने मिठाई की दुकानों और किराना स्टोर्स में छापा मारा और गड़बड़ी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बोरीवली पुलिस ने जाल बिछाकर शातिरों को पकड़ा है।